वापस गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहला तो कॉमन डिफरेंस आ गया, दूसरा एन टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये भी आ गया, तीसरा द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन इज लीस्ट। ये ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कल वैसे ले चुके हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये जो है -297, उसके बाद आया -294, फिर उसके बाद आ गया -291, ये तो तीन 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 बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एक बार पॉजिटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि लास्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा या फिर पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा आएगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टी एन को जीरो कर रख दिया। ये ठीक है। टी एन को जीरो रखने का मतलब क्या है, 3n - 300 इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है। 3n - 300 अगर जीरो हो गया तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 100। ये ठीक है। अब इस n के वैल्यू 100 ने हमें क्या बताया, ये तो इंटीग्रल वैल्यू आ गया। उसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में जीरो आएगा। जो इससे पहले हमने एग्जांपल लिए थे उसमें तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था। मान लिया n का वैल्यू 62.5 आ गया, मान लिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि जीरो आएगा ही नहीं। 62.5 का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो 62nd टर्म होगा, 62th टर्म जो होगा वो तो लास्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा और उससे अगले वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बट इस वाले केस में तो n का इंटीग्रल वैल्यू आ गया। उसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज लिखा जा रहा है ना, -297, -294, -291 ऐसे करके जो लिखा जा रहा है, उसमें क्या होगा कि बीच में जीरो आएगा। और वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा 100th टर्म। ये ठीक है। इससे अगला क्या होगा, ये तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, वो इससे 3 कम होगा, तो वो होना चाहिए -3। इससे अगला टर्म जो होगा वो इससे 3 ज़्यादा होगा, तो वो 3 होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब आगे वापस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, उसने पूछा, सॉरी थर्ड पार्ट करें, हाँ, द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन इज लीस्ट। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि पहला टर्म ये है, अगर मैंने पहला और दूसरा जोड़ा तो सम कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म जोड़ रहे हैं। अब इस समेशन में मैंने तीसरा टर्म जोड़ा तो और कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक और नेगेटिव नंबर जोड़ दिया। तो अगर मेरे को सम लीस्ट चाहिए तो मेरे को कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, ये ठीक है। जब तक नेगेटिव टर्म आता रहेगा तब तक जोड़ना, जब तक जोड़ते रहे तब तक सम कम होता रहेगा और कम होता रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव टर्म आएगा तो उसको जोड़ने पे तो सम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड पार्ट में उसने ये बोला है कि हमें कितने टर्म लेने चाहिए ताकि सम लीस्ट आए। तो ऑफकोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक लो तो सम लीस्ट आएगा। ये ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से लेके मैं जीरो तक लूँ तो सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इसका सम है वो इसका सम है क्योंकि जीरो जोड़ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर 99 भी हो सकता है। 99 लोगे तब भी मिनिमम पॉसिबल सम आएगा, और 100 लोगे तो भी मिनिमम पॉसिबल सम आएगा। ठीक है। क्योंकि जो 100वां टर्म है, जो 100th टर्म है, वो तो जीरो है तो उसको जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 101 वाला जो टर्म है उसको जोड़ने का तो फर्क पड़ेगा, वो तो फिर सम 3 से बढ़ जाएगा। तो उसने क्या पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन इज लीस्ट। तो फिर हमारे लिए वैल्यू ऑफ एन कितना आ गया, एन इज इक्व टू 99 और 100। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है। फिर गए ऊपर, और क्या पूछा है फिर, ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने बोला है विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। अच्छा, विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, कौन सा टर्म पहला टर्म है जो नेगेटिव नहीं है। तो उसने पॉजिटिव नहीं बोला है। तो नॉन नेगेटिव तो जीरो भी होता है और नॉन नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। और फिफ्थ पार्ट में उसने फिर क्या बोला है कि विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो ऑफकोर्स इसका आंसर तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्थ तो हो जाएगा, फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म तो यही है, इससे पहले तो वाले तो सारे ही नेगेटिव हैं। तो फोर्थ का तो आंसर हो जाएगा 100th टर्म। ये ठीक है। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, जब उसने बोला ना पहला पॉजिटिव टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म है पहला पॉजिटिव। तो 101th टर्म जो है वो पहला पॉजिटिव टर्म। ठीक है। एक पार्ट और बच गया, उसमें क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट सम ऑफ द टर्म्स इज 18। कितने टर्म लिया जाए ताकि सम 18 आ जाए। ठीक है। सम का फॉर्मूला ये,
तो हमने इसको 18 के बराबर कर दिया, फिर देखा कि n कितना आ रहा है, तो 3/2 n² माइनस 597, तो मतलब फिफ्थ में क्या कर दिया, Sn इज इक्व टू 18, विच इम्प्लाइज 3/2 n² माइनस 597/2 n इज इक्व टू 18। ठीक है, तो एक तो दो को उधर ले गए, फिर हमने देखा कि कुछ कैंसिल होगा क्या, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से ये कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, ये वाला 2 इधर गया तो 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n² माइनस 199n इज इक्व टू 12, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्व टू दिस एंड दिस, ये ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू आएगा, ये जो दो वैल्यू आएगा वो तुम अपने आप देख सकते हो कि इंटीजर नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है कि सम कभी 80 नहीं हो सकता। ये अपने आप सॉल्व करके देखना, दिस इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल। मतलब उसने क्वेश्चन में तो ये पूछा कि n का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए ताकि सम मिनिमम हो जाए, सॉरी ताकि सम 18 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच n। ये ठीक है। अच्छा, इसको देखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे n² माइनस 199n लिखा हुआ है, मतलब तुम इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर समझ में आए तो इसको क्विकली देखने का तरीका एक ये भी है जो बाई चांस काम कर जाएगा इसमें। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, n माइनस एक n कॉमन ले लिया तो 199n इज इक्व टू 12। ठीक है, अब n तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर उसने ये पूछा है कितने टर्म लेने चाहिए, तो मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा -5 टर्म लेने चाहिए, ऑफकोर्स n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये देखोगे, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो प्रोडक्ट है वो 12 है, मतलब जो राइट हैंड साइड है, सॉरी वो 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अगर n पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए n का वैल्यू 199 से बड़ा होना चाहिए। अब 199 से इमीडिएट बड़ा कौन सा है, 200, बट अगर मैंने 200 लिया तो ये तो 1 हो जाएगा ब्रैकेट, बट ये 200 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट 12 तो हो ही नहीं सकता, ये तो 200 तक पहुंच गया सीधा। समझ में आ रहा है क्या बोला गया? तो इसलिए इसका कोई इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो जो सॉल्व करने में जो दिक्कत है ना, जैसे सॉल्व करोगे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ये निकालना पड़ेगा, तो उसमें जो b² है वो 199 का स्क्वायर आएगा, विच इज़ ए बिग नंबर। तो इसलिए अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो मेरा कुछ टाइम बच जाएगा कि इसका तो इंटीग्रल सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, n इंटू n माइनस 199 कभी भी 12 नहीं हो सकता। ठीक है, तुम तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जब हमने ऐसे लिखा है ना n इंटू n माइनस 199 और n इंटीजर है तो ये एक इंटीजर हो गया, ये दूसरा इंटीजर हो गया, इन दो इंटीजर का प्रोडक्ट 12 है, और जबकि ये जो इंटीजर है n माइनस 199 वो इससे 199 छोटा है, या फिर इन दोनों इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 199 है। ठीक है, 12 में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, तो इनको हम कैसे भी क्लब नहीं कर सकते दो इंटीजर के प्रोडक्ट में जिनका डिफरेंस 199 हो जाए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना दूसरा मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि अगर 12 पॉजिटिव है और n पॉजिटिव है तो फिर ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए फिर n का वैल्यू 199 से बड़ा होना चाहिए। 199 से जस्ट बड़ा नंबर रखते ही लेफ्ट हैंड साइड 200 तक पहुंच गया, उससे और बड़ा करेंगे तो वैल्यू और बढ़ेगा, तो इसलिए कोई इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। ये ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे कि ये हो क्या रहा है तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जैसे ऐसा क्यों हो गया कि 18 आया ही नहीं लगातार, एकदम इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया। जैसे अगर मैं इसके ऊपर देखूं, ये क्या है, 297 माइनस 297 माइनस 294, ऐसे करते करते यहाँ तक ये ठीक है खूब बड़ा नंबर आ जाएगा, नेगेटिव में खूब बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर जब हमने इसके आगे जाना ऐसे शुरू किया तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, उसकी वजह से नंबर कम नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है, बट इन नेगेटिव नंबरों को जोड़ के एक बड़ा नेगेटिव नंबर तो आ ही चुका है, तो बहुत दूर जाके वो नलीफाई होगा, तब जाके
आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। बट बहुत दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ए पी के टर्म्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो अगला टर्म आते ही एकदम वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, अगर समझ में आया तो।